प्रकृति की विनाशकारी तबाही के बाद मनुष्यों के पास एक ही रास्ता बचा, अंतरिक्ष। एक विशाल अंतरिक्ष यान, जिसे एलिसियम कहा जाता है, को मानव जाति को एक नए ग्रह टेनिस पर बसाने के मिशन पर भेजा गया। यह मिशन मनुष्यों की अंतिम उम्मीद है। जब यह अंतरिक्ष यान अपने लंबे और अनिश्चित सफ़र पर निकलता है तो क्रू को पता नहीं होता कि उनके सामने क्या चुनौतियां आने वाली हैं। सर्द और अंधेरी अंतरिक्ष की गहराई में अचानक उनके सामने एक भयंकर सच्चाई आती है। यान के भीतर ही एक रहस्यमय और भयानक शक्ति मौजूद है। क्या एलिसियम का क्रू इस अदृश्य खतरों से निपट पाएगा? क्या वे टेनिस ग्रह तक सुरक्षित पहुंच सकेंगे और मानवता की नई शुरुआत कर पाएंगे, या फिर यह मिशन अंतरिक्ष की अंधेरी गहराइयों में खो जाएगा? आइए शुरू करते हैं इस रोमांचक और रहस्यमय कहानी को। फिल्म की शुरुआत होती है साल 2153 से, जहां धरती पर इंसानों की जनसंख्या 2400 करोड़ के पार हो चुकी है, जिससे भोजन, पानी और अन्य ज़रूरी चीज़ों की कमी हो गई है। इस संकट का हल खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी जैसे किसी अन्य ग्रह की खोज शुरू कर दी। उनकी यह खोज उन्हें टेनिस नाम के एक जीवन सक्षम ग्रह तक ले आई। सन 2174 तक पृथ्वी पर संसाधनों की कमी इतनी बढ़ गई कि दुनिया भर में आवश्यक संसाधनों के लिए संघर्ष शुरू हो गया। पृथ्वी में हालात बद से बदतर हो गए थे, जिसके कारण वैज्ञानिकों ने इलिशियम स्पेसशिप को लॉन्च किया। इलिशियम एक विशाल अंतरिक्ष यान था जो पृथ्वी से 60,000 इंसानों को लेकर टेनिस ग्रह पर नया बसेरा बनाने के उद्देश्य से रवाना हुआ। इलिशियम को टेनिस ग्रह तक पहुंचने में 123 साल लगेंगे, इसलिए सारे अंतरिक्ष यात्रियों को हाइपर स्लीपिंग पॉड में सुलाया जा रहा है ताकि पूरे सफ़र के दौरान उनकी उम्र न बढ़े। इस दौरान स्पेसशिप की देखभाल के लिए स्पेसशिप में 50 से भी ज़्यादा फ्लाइट टीमें मौजूद हैं। हर एक टीम में एक लेफ्टिनेंट और 2 कॉर्पोरल शामिल हैं। इन फ्लाइट टीमों में से हर एक टीम 2 साल तक जागकर स्पेसशिप को संभालेगी। फिर 2 साल बाद पहली टीम दूसरी टीम को जगाकर खुद अपने स्लीपिंग पॉड में सो जाएगी। इस प्रकार हर 2 साल बाद टीम बदलती रहेगी और यह प्रक्रिया टेनिस ग्रह पर पहुंचने तक चलती रहेगी। एलिसियम को लॉन्च हुए 8 साल बीत चुके थे और उस वक्त स्पेसशिप की देखभाल करने की जिम्मेदारी चौथी टीम की थी। एक दिन उन्हें पृथ्वी से एक संदेश मिला। वह संदेश सुनकर वहां मौजूद सभी लोग डर से सहम गए। इस तरह समय बीतता रहा और एक दिन लंबी यात्रा के दौरान एक व्यक्ति अचानक अपने हाइपर स्लीप पॉड से जागता है और बंद स्थान में होने के कारण क्लॉस्ट्रोफोबिया से घबरा जाता है। वह किसी तरह से खुद को पॉड से मुक्त कर लेता है और अपने शरीर में लगे ट्यूब्स को खींचकर बाहर निकाल देता है। उसकी याददाश्त धुंधली पड़ चुकी थी। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। तभी पावर सर्ज के कारण वहाँ की बिजली चली जाती है। किसी तरह वह स्टिक लाइट की मदद से वहाँ रोशनी कर लेता है। वह आसपास के अन्य पॉड्स को देखता है, जिसमें उसे एक कॉर्पोरल कूपर का पॉड दिखता है जो कि अपने पॉड से गायब था। उसकी नज़र अपने स्लीपिंग पॉड पर जाती है, जिसमें वह अपना नाम कॉर्पोरल बावर लिखा हुआ देखता है। वह देखता है कि उसके हाथ पर कुछ संख्याओं का टैटू बना हुआ है, जिसमें लिखे सीरियल नंबर से उसे पता चलता है कि वह स्पेसशिप के 5वें फ्लाइट टीम का सदस्य है। उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है। वह अपने नाम वाले एक लॉकर को ढूंढता है और कपड़े पहन लेता है। उसे वहाँ एक महिला की तस्वीर भी मिलती है। साथ ही वहाँ यह भी लिखा था कि ज़्यादा समय तक हाइपर स्लीप में रहने की वजह से याददाश्त चली जाती है, लेकिन धीरे धीरे याददाश्त वापस भी आ जाती है। एक अन्य पॉड में अभी भी पेटन अंदर होता है। बॉवर पेटन को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन सील किए गए पॉड पर कोई असर नहीं होता। वह कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह लॉक होता है। थोड़ी देर बाद एक पावर सर्ज से जहाज़ हिल जाता है, जिससे लेफ्टिनेंट पेटन का स्लीपिंग पॉड भी खुल जाता है। पेटन अपने स्लीपिंग पॉड से बाहर आ जाता है। बॉवर और पेटन दोनों हाइपर स्लीप के दौरान दी गई जनरल एनेस्थेसिया के कारण अपनी याददाश्त खो चुके होते हैं, जिससे उन्हें न तो मिशन का और न ही अपनी मंजिल का कुछ याद रहता है। बावर पेटन को बताता है कि हम एलिसियम स्पेसशिप में हैं। पेटन बोलता है कि हमें जगाने की जिम्मेदारी टीम 4 की थी। इतने में बावर कहता है उनका कुछ पता नहीं है। यह सुनते ही पेटन भी अपने कपड़े पहन लेता है और उसी पल पेटन को याद आता है
कि वहाँ एक दरवाजे के पीछे शिप का कंट्रोल रूम है जहाँ से वे लोग शिप को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कंट्रोल रूम का दरवाज़ा भी लॉक था। यह देख वे दोनों कंप्यूटर में आ जाते हैं। पेटन कंप्यूटर को इमरजेंसी पावर जनरेटर की मदद से स्टार्ट कर देता है। पेटन स्पेसशिप की बाकी फ्लाइट टीम से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें किसी का भी जवाब नहीं मिला। एक और पावर सर्ज से जहाज़ हिलता है। वे पास के एक वेंट से आ रही एक आवाज़ सुनते हैं। दोनों यह नतीजा निकालते हैं कि ज़रूर रिएक्टर में कुछ गड़बड़ है और उन्हें उसे ठीक करना होगा। पेटन यह फैसला करता है कि उन्हें क्रू मेंबर्स को ढूंढना होगा और ब्रिज तक पहुंचना होगा ताकि देख सकें कि क्या हो रहा है। वह बावर को वेंट्स में से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए भेजता है, जबकि वह खुद कमांड सेंटर में रुककर उसे शिप के चारों ओर गाइड करता है। वेंट्स ट्यूब्स से भरे हुए हैं और उनमें से रेंगना मुश्किल है। बावर दूसरे कमरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। उसी पल बावर को याद आता है कि स्पेसशिप के न्यूक्लियर रिएक्टर में गड़बड़ी की वजह से ही बिजली की समस्या हो रही थी, और वह यह सब इसलिए जानता था क्योंकि वह स्पेसशिप का मैकेनिकल इंजीनियर भी था। कुछ समय बाद उसे लगता है कि वह गोल गोल घूम रहा है। बावर एक शाफ्ट से गिरकर एक ग्रेट पर मुंह के बल गिरता है। उसकी गर्दन टूटने से बच जाती है। इस गिरावट से उसका पेटन से संपर्क खो जाता है। बावर एक ग्लो स्टिक जलाता है और देखता है कि वहाँ कूपर की सड़ी गली लाश उसके ठीक पास लटक रही थी। यह लाश उसी कूपर की थी जो अपने स्लीपिंग पॉड से गायब था। दरअसल कूपर भी ठीक बावर की तरह इसी रास्ते से आने की कोशिश में मारा गया था। कूपर को देख डर के मारे बावर झट से जाली खोल देता है, जिससे वह सीधा स्पेसशिप के स्टोरेज कंपार्टमेंट में गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से उसके ट्रांसमीटर में कुछ खराबी आ गई, जिससे उसका पेटन से संपर्क टूट गया। वह देखता है कि शिप के कॉरिडोर्स लंबे और अंधेरे हैं। जब बावर इधर उधर खोजबीन कर रहा होता है तो उसे एक औरत जिसका नाम नादिया है एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हुई मिलती है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जल्दी से भाग जाती है। उसके पीछे भागते हुए बावर देखता है कि वह एक गलियारे में रुक गई है। वह उसे बताने की कोशिश करता है कि वह क्रू का हिस्सा है और उसे यह जानने की ज़रूरत है कि यहाँ क्या हो रहा है। वह चुप रहती है। बावर अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डालता है और देखता है कि वह औरत नहीं बल्कि एक आदमी है जो गले में फांसी लगाकर लटका हुआ है और उसका पेट बुरी तरह कटा हुआ है। अचानक नादिया सामने आकर बावर पर हमला करती है और चाकू की नोक पर उसे लूटने लगती है। वह उसे नीचे दबाकर उसका सारा सामान लेती है, लेकिन तभी दोनों पास में से किसी के चीखने की आवाज़ सुनते हैं। नादिया वह चीख सुनकर वहाँ से भाग जाती है और बावर कंफ्यूज्ड रह जाता है। वह गलियारे के अंत में नीली रोशनी देखता है और चीखने की आवाज़ें तेज़ हो जाती हैं। इतने में ही वहाँ पर मौजूद आधा खाया हुआ आदमी किसी के द्वारा ऊपर खींच लिया जाता है और वह उसे नोच नोच कर खा रहा होता है। बावर वापस स्टोरेज कंपार्टमेंट में छिप जाता है। तभी उसके सामने से वह नीली रोशनी गुजरती है। जब वह बाहर झांक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि यह तो कोई खूंखार प्राणी है। वह डर से भर जाता है। उस खूंखार प्राणी के हाथ में जो भाला था, नीली रोशनी उन भालों से आ रही होती है जिनमें ब्लो टॉर्च लगे होते हैं। लेकिन तभी बावर का ट्रांसमीटर काम करना शुरू कर देता है, जिसमें से पेटन की आवाज़ आती है, जिसकी भनक उस खूंखार प्राणी को लग जाती है। वह खूंखार प्राणी कंपार्टमेंट को अपने हमलों से फाड़ना शुरू कर देता है। तभी उसको कूपर का मृत शरीर मिल जाता है। वह कूपर के शरीर को खींच लेता है और वहाँ से चला जाता है। जीव के चले जाने के बाद बावर डरा हुआ पेटन से कहता है कि जहाज़ पर कुछ ऐसा है जो मानव नहीं है बल्कि एक खूंखार प्राणी है। बातचीत के दौरान दोनों की यादें धीरे धीरे लौटने लगती हैं और उन्हें अपना मिशन याद आने लगता है। पेटन कहता है कि यह जहाज़ पृथ्वी जैसा ग्रह जिसे टेनिस कहा जाता है उसकी ओर जा रहा है, ताकि वहां जाकर इंसानों को बसाया जा सके। बावर को भी अपने बचपन की एक झलक याद आती है, जिसमें वह टेनिस की खोज के बारे में अपने परिवार के साथ टेलीविज़न पर देख रहा होता है और वह लोगों को टेनिस ग्रह में भेजने के विचार से काफ़ी प्रेरित होता है। बावर को फिर अपनी पत्नी की याद आती है और यह भी याद आता है कि क्रू के परिवारों को भी जहाज़ पर यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। बावर डरना बंद कर देता है और उन खूंखार प्राणियों के मिलने से पहले अपने परिवार वालों को खोजने के लिए बेताब हो जाता है। पेटन अब बावर को रिएक्टर तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है।
ताकि बिजली वापस लाई जा सके और सुरक्षा उपाय लागू किए जा सके। बावर आगे बढ़ जाता है। उसे एक सिक्योरिटी रूम दिखता है जहां से उसे एक नॉन लीथल एंटी राइट गन मिलती है। बावर गन को अपने हाथ में बांध लेता है। वह फिर से गलियारों में आगे बढ़ जाता है। तभी उसके हाथ कांपने लगते हैं। अचानक उसके दिमाग में पांडोरम शब्द आता है। पांडोरम शब्द सुनकर पेटन भी एक खौफनाक मंजर को याद करता है। बावर पेटन से पूरी सच्चाई बताने के लिए कहता है, जिसके जवाब में पेटन उसे बताता है कि एक बार 5000 लोगों को एडन नाम की एक अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया था। उस मिशन में एक क्रू मेंबर को पांडोरम बीमारी हो गई, जो अंतरिक्ष में लंबे समय तक यात्रा करने के कारण होती है। उस क्रू मेंबर को यह गलतफहमी हो गई कि उनका स्पेसशिप श्रापित है। यह सोच सोच कर वह पागल हो गया और इसी पागलपन के कारण उसने स्लीपिंग पॉड में सो रहे सारे 5000 लोगों को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया, जिससे वे सारे लोग मारे गए। बावर भी समझ गया था कि उसके हाथ कांपने का कारण पांडोरम ही है, पर वह इस बात को पेटन से छुपाना ही बेहतर समझता है। बावर गलियारों में आगे बढ़ जाता है। उसे फांसी पर लटका एक आदमी मिलता है। वह बावर से डर रहा होता है। बावर उसे शांत करता है और उसे रस्सी से काटकर आज़ाद करता है। बावर को पता चलता है कि उस आदमी का नाम शेपर्ड है और वह टीम 6 से है। बावर शेपर्ड से कहता है कि उसका कमांडिंग ऑफिसर जानना चाहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। शेपर्ड कहता है कि अब यहाँ कोई कमांडिंग ऑफिसर नहीं है और वह अपने गंध को उन खूंखार प्राणियों से छिपाने के लिए खुद को तेल में ढक लेता है। वह वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी ओर नीली रोशनी को आता देखता है। वह दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वह खूंखार जीव बावर और शेपर्ड की मौत बनकर उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। पर इसी बीच शेपर्ड उनकी पकड़ में आ जाता है और वह खूंखार प्राणी शेपर्ड के पेट को फाड़कर उसे नोच नोच कर खा रहे होते हैं। बावर द्वारा गोली चलाने के प्रयास में एक खूंखार प्राणी उसे देख लेता है। बावर वहाँ से भागने लगता है। वह खूंखार प्राणी भी बावर का पीछा करने लगता है। भागते भागते बावर का पैर एक रस्सी में बंध जाता है, जिससे वह नीचे गिरकर उस रस्सी से लटक जाता है। नीचे गिरने के कारण उसका ट्रांसमीटर फिर से खराब हो जाता है, जिसके कारण उसका पेटन से संपर्क टूट जाता है। वह खतरनाक जीव बावर को ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं। तभी एक आदमी जिसका नाम मैन होता है, वह उसे बचाते हुए उसकी रस्सी काट देता है। दोनों एक सुरक्षित कमरे में खुद को छुपा लेते हैं। बावर उसे धन्यवाद देता है। वह उसे बताता है कि वह रिएक्टर को चालू करने जा रहा है और वह मैन को यहीं रुकने के लिए कहता है और आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ पेटन को दिखाया जाता है, जिसे अपने अंदर धीरे धीरे पांडोरम बीमारी के लक्षण दिख रहे होते हैं। आगे चलकर बावर कंटेनर से भरे एक बड़े से कमरे में पहुंचता है। तभी अचानक नादिया उस पर दोबारा हमला कर देती है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। नादिया बावर को ऊंचाई से गिरा देती है। तभी वहां एक बार फिर मैन आकर बावर को नादिया से बचा लेता है। जब नादिया और मैन लड़ने लगते हैं तो बावर हवा में एक गोली चलाता है और लड़ाई ख़त्म करने को कहता है। वह कहता है कि हम इसी शिप के क्रू मेंबर हैं, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। बावर नादिया से कहता है कि उन्हें रिएक्टर चालू करना होगा, नहीं तो वे सब कुछ खो देंगे। लेकिन नादिया कहती है कि जो कोई भी उस ओर गया है वह वापस लौटकर नहीं आया। नादिया किसी पर भरोसा नहीं करती, पर यह जानने के बाद कि बावर इस शिप का मैकेनिकल इंजीनियर है, नादिया उसे रिएक्टर तक का रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो जाती है। बावर, मैन और नादिया तीनों मिलकर रिएक्टर की ओर बढ़ जाते हैं। वे सब गलियारे में आते हैं जहां छत से पानी टपक रहा होता है। वे सब अपने आप को खूंखार प्राणियों से घिरा हुआ पाते हैं। वे उन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी एक बिजली का झटका जहाज़ को हिलाता है, जिससे नादिया को दरवाज़ा खोलने का मौका मिलता है। वे बड़ी मुश्किल से अंदर घुस जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जहां नादिया अपने बारे में कुछ और जानकारी देती है। नादिया बताती है कि वह एक बायोलॉजिस्ट है और वह कई महीनों से जाग रही है। जिस कमरे में वह अभी है वहाँ कई और प्रजातियों के भ्रूण हैं, जिन्हें टेनिस ग्रह में पनपने के लिए लाया गया है। कुछ समय बाद नादिया टीम को जहाज़ के उस हिस्से में ले जाती है जहाँ नागरिकों के पॉड्स हैं और उन्हें चुपचाप आगे बढ़ते रहने के लिए कहती हैं। बावर देखता है कि ज़्यादातर पॉड्स खाली हैं। नादिया उसे बताती है कि यह खूंखार प्राणियों के शिकार का क्षेत्र है और उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए।
बावर सोचता है कि उसकी पत्नी वहाँ हो सकती है, लेकिन नादिया उसे बताती है कि क्रू के फैमिली मेंबर्स को जहाज़ के दूसरे हिस्से में रखा गया है। मैन किसी चीज़ से विचलित हो जाता है और अपना भाला उठा लेता है। बावर उसे चुपचाप आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन मैन नहीं हिलता। उसे पता है कि खूंखार प्राणी उनका पीछा कर रहे हैं। नादिया बावर से कहती है कि उन्हें उसे पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें धीमा कर रहा है। बावर पहले तो विरोध करता है, लेकिन अंत में उसके पास कोई विकल्प नहीं होता और वह आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी उनके पैर के नीचे का ढक्कन खुलता है और वे दोनों एक ग्रेट में गिर जाते हैं। बावर एक ग्लो स्टिक जलाता है और वे दोनों देखते हैं कि वे हड्डियों और खून से सने एक बड़े गड्ढे में गिर गए हैं। तभी वहाँ वे खूंखार प्राणी भी ग्रेट के ऊपर आ जाते हैं। उन प्राणियों की नज़र कमज़ोर थी, पर उनकी सुनने और सूंघने की शक्ति काफ़ी तेज़ थी। इसे देख नादिया और बावर उस कीचड़ में ही छुपे रहते हैं, जिस कारण उन खूंखार प्राणियों को उनकी गंध नहीं मिल पाती और वे वहाँ से चले जाते हैं। बावर पहले खुद उस गड्ढे से बाहर निकलता है, लेकिन नादिया को वहीं रखता है। जब वह चारों ओर देखता है तो एक खूंखार प्राणी उस पर हमला कर देता है। बावर को बचाने के लिए नादिया भी लड़ाई में शामिल हो जाती है। वह खूंखार प्राणी उसे भी धर दबोचता है। तब तक मैन भी बावर और नादिया की मदद करने के लिए आ पहुंचता है और वह खंजर से उस खूंखार प्राणी पर हमला कर देता है। उसके बाद बावर, नादिया और मैन तीनों मिलकर उस प्राणी पर खंजर घोंप कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। तभी वहाँ बाकी खूंखार प्राणी भी आ जाते हैं। उनका नेता अपने साथियों को संकेत देता है और वह अपने साथियों पर गुर्राता है, जिसके कारण कुछ जीव अपने ही मरे हुए साथी पर कूद जाते हैं और उसे खाने लगते हैं, जबकि अन्य खूंखार प्राणी नादिया, मैन और बावर का पीछा करते हैं। सभी एक सुरंग से होते हुए दूसरे चैम्बर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन तीनों के अलावा कोई और भी वहां मौजूद होता है, जिसका नाम लेलैंड होता है। वह उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। बावर जवाब में कहता है कि हम सब रिएक्टर की तरफ जा रहे हैं उसे ठीक करने। लेलैंड उनकी मदद करने का दावा करता है, लेकिन उससे पहले वह उनको कुछ खाने की सलाह देता है, जिसके लिए वह उन सब के लिए काई का सूप बनाना शुरू कर देता है। इस बीच नादिया लड़ाई में लगे कटे हुए घावों को अपने गंदे कपड़ों के टुकड़ों से साफ करने की कोशिश करती है। बावर मूड हल्का करने के लिए मजाक में कहता है कि वे एलियंस हैं। नादिया उसे अपनी थ्योरी बताती है कि ये जीव वास्तव में स्पेसशिप के ही यात्री हैं। सभी हाइपर स्लीप पॉड्स में प्रत्येक व्यक्ति को एक सिंथेटिक एंजाइम दिया जा रहा था, ताकि वे टेनिस ग्रह की परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए तेज़ी से अनुकूलन और विकास कर सकें। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपने निर्धारित समय से पहले ही स्लीपिंग पॉड से बाहर आ गए होंगे। लंबे समय तक स्पेसशिप के कठिन और अंधेरे माहौल में रहने के कारण उनके शरीर ने उसी माहौल के अनुरूप खुद को ढालना शुरू कर दिया होगा। खाने की कमी के चलते उन्होंने एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिया होगा और इस प्रकार वे म्यूटेशन के कारण उन खतरनाक प्राणियों में बदल गए होंगे। इस पर लेलैंड बात काटते हुए बोलता है कि मैं बताता हूँ यहाँ क्या हुआ था। वह दीवारों पर बनाए चित्रों को दिखाते हुए कहता है कि यह घटना एलिसियम स्पेसशिप के लॉन्च के 7 साल बाद की है। चौथी फ्लाइट टीम जहाज़ को नियंत्रित कर रही थी और हाइपर स्लीप से जागने के 1 साल बाद तक सभी अपना काम बखूबी निभा रहे थे। एक दिन उन्हें पृथ्वी से अंतिम वीडियो संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि पृथ्वी नष्ट हो चुकी है और अब केवल एलिसियम स्पेसशिप पर ही बचे हुए इंसान हैं। यह खबर सुनकर फ्लाइट टीम के सदस्य गैलो को गहरा आघात पहुंचा और पेंडोरम उस पर हावी हो गया। गैलो ने सोचा कि पृथ्वी के विनाश का कारण इंसान और उनकी मानवता है। उसे विश्वास हो गया कि अगर इंसान टेनिस ग्रह पर बस गए तो वे उसे भी नष्ट कर देंगे। इसलिए उसने तय किया कि टेनिस ग्रह पर पहुंचने से पहले इंसानों की मानवता को समाप्त कर दिया जाए, ताकि वहां वे जानवरों की तरह रहें और जीवित रहने के लिए एक दूसरे का शिकार करें, जिससे जनसंख्या नियंत्रित रहेगी और ग्रह सुरक्षित रहेगा। पृथ्वी के नष्ट होने के बाद कोई नियम या कानून नहीं बचे थे जो गैलो को रोक सकें। हाइपर स्लीप में सो रहे 60,000 लोगों के साथ वह जो चाहे कर सकता था। जब उसके क्रू मेंबर्स ने उसका विरोध किया तो उसने उन्हें मार डाला। इसके बाद गैलो ने स्लीपिंग पॉड में सो रहे लोगों को जगाना शुरू किया।
गैलो ने पेंडोरम से जूझ रहे लोगों को यह कहकर बहकाया कि अब इस दुनिया में ना तो कोई भगवान है और ना कोई कानून, इसलिए वे बिना डरे कुछ भी कर सकते हैं। उसने उन्हें एक नई दुनिया का सपना दिखाया जहां वे जानवरों की तरह रहेंगे और एक दूसरे का शिकार करेंगे, जिससे जनसंख्या कभी नहीं बढ़ेगी। गैलो ने इन लोगों को जहाज के एक बड़े हिस्से में कैद कर दिया ताकि वे एक दूसरे का शिकार करें और खाने के लिए मजबूर हो जाएं। इस तरह एक खूनी खेल की शुरुआत हुई। सालों तक गैलो ने यह खेल खेला, लेकिन फिर उससे ऊबकर वह अपने स्लीपिंग पॉड में वापस सोने चला गया। हालांकि गैलो के जाने के बाद भी वह खूनी खेल जारी रहा, जिससे लोग नरभक्षी बन गए और अपनी जिंदगी का यही तरीका मान लिया। सालों तक शिकार करते हुए वे लोग अब खतरनाक खूंखार प्राणियों में बदल चुके हैं। लेलैंड की बात खत्म होते ही चैम्बर से एक गैस निकली जिसने बावर, नाड़ियाँ और मैन को बेहोश कर दिया। कहानी में दूसरी तरफ पेटन को दिखाया जाता है। पेटन वेंट से आ रही आवाज़ें लगातार सुनता रहता है। वह एक पाइप पकड़ता है और ऊपर चढ़ जाता है। वेंट में घुसते ही वह हौज और तारों के बीच से एक निर्वस्त्र आदमी के हाथ को अपनी ओर बढ़ते हुए देखता है। इस आदमी का नाम गैलो है और यह खून और कीचड़ से लथपथ है। गैलो पेटन से मदद की गुहार लगा रहा होता है। पेटन उसे खींचकर वेंट से बाहर लाता है और वेंट को बंद कर देता है। यह वही गैलो है जिसने स्पेसशिप में खूनी खेल की शुरुआत की थी। पेटन गैलो से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, जिसके जवाब में गैलो उसे बताता है कि उनकी टीम को पृथ्वी के नष्ट होने की खबर मिली, जिसके कारण क्रू मेंबर्स पेंडोरम के प्रभाव में आ गए और हिंसक हो गए थे, इसलिए उसको उन सभी का कत्ल करना पड़ा। पेटन पृथ्वी के नष्ट होने की खबर सुनकर सदमे में आ गया, जिसके कारण पेंडोरम उस पर हावी होने लगा, जैसे वह खुद को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी ओर बावर, नाड़िया और मैन होश में आने पर देखते हैं कि वे रस्सियों से उल्टे लटके हुए हैं और लेलैंड उन्हें खाने की तैयारी कर रहा है। बावर ने लेलैंड को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन्होंने 1 घंटे में शिप का रिएक्टर रिसेट नहीं किया गया तो स्पेसशिप बंद हो जाएगी और वे सब मर जाएंगे। यह सुनकर लेलैंड ने उन्हें आज़ाद कर दिया और बावर की गन छीनकर उन्हें रिएक्टर की ओर ले जाने लगा। आगे बढ़ते हुए वे उस चैम्बर में पहुंचे जहां स्पेसशिप पर काम करने वाले लोगों के परिवार हाइपर स्लीप में थे, लेकिन अधिकतर लोगों का खूंखार प्राणियों ने शिकार कर लिया था। नाड़िया ने बावर से उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो बावर को याद आया कि उसकी पत्नी तो स्पेसशिप पर कभी आई ही नहीं थी, क्योंकि वह पृथ्वी छोड़कर नहीं आना चाहती थी। यह सोचकर बावर को सदमा लगा कि पृथ्वी के नष्ट होने के साथ उसकी पत्नी भी मर चुकी थी। इस दौरान बावर ने पेटन की पत्नी का खाली स्लीपिंग पॉड देखा और उसे एहसास हुआ कि पेटन की पत्नी भी प्राणियों का शिकार बन चुकी थी। ये सोचते ही बावर को पेटन से जुड़ी एक ज़रूरी बात याद आ गई, जिससे उसके होश उड़ गए। सभी मिलकर रिएक्टर रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके सामने एक समस्या आ जाती है। उन्हें रिएक्टर तक पहुंचने के लिए जो पुल पार करना है, उसके नीचे सभी खूंखार प्राणी सोए हुए हैं। बावर हिम्मत जुटाकर बिना शोर किए पुल पार करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने से पुल टूट जाता है और वह उसमें लटक जाता है। नाड़ियाँ बावर की मदद करने जाती है। मैन भी तुरंत उस पुल को नीचे गिरने से पकड़ लेता है। यह देखते हुए कि मैन दोनों का भार नहीं संभाल सकता, बावर खुद को नीचे गिरने देता है और लोहे की बीम पर लटक जाता है। नाड़ियाँ तुरंत बिना वक्त गवाए पुल पार कर लेती है और रिएक्टर तक पहुंच जाती है, पर रिएक्टर तक बावर का पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि केवल उसे ही रिएक्टर को रिसेट करना आता है। बावर के पास अब कोई चारा नहीं बचता। वह बीम से नीचे उतरकर उन खूंखार प्राणियों के बीच से होता हुआ आगे बढ़ने लगता है। अपनी सुरक्षा के लिए वह वहाँ पड़ी खूंखार प्राणियों की खाल और कीचड़ से खुद को ढक लेता है, ताकि खूंखार प्राणी उसकी गंध ना पकड़ पाएं। बावर जीवों के बीच रेंगता हुआ रिएक्टर की ओर बढ़ रहा होता है। तभी लेलैंड गलती से एक टॉर्च लाइट जीवों के पास गिरा देता है, जिससे सभी जीव जाग जाते हैं। बावर अपने कदम तेज कर लेता है और रिएक्टर तक पहुंच जाता है। मैन भी पुल को नीचे खूंखार प्राणियों पर गिरा देता है, जिससे उनका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। सभी खूंखार प्राणी मैन के पीछे पड़ जाते हैं। मैन अपनी जान बचाकर भागने लगता है। बावर बिना वक्त गवाए रिएक्टर को रिसेट कर देता है, जिससे तेज़ एनर्जी निकलती है और अपने सामने आए सभी खूंखार प्राणियों को जलाकर राख कर देती है। रिएक्टर ठीक हो जाने से पूरे स्पेसशिप की बिजली वापस आ जाती है।
बचे हुए खूंखार प्राणी बावर और नाड़िया का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ गैलो बंदूक का नियंत्रण ले लेता है और पेटन को उसका पॉड खोलने के लिए मजबूर करता है। गैलो पेटन से निष्कासन क्रम शुरू करवाता है और अंदर चला जाता है। हालांकि पेटन गैलो को धोखा देता है और उसे पॉड में ही बंद कर देता है। वहीं मैन एक खूंखार प्राणी से लड़ रहा होता है जिसमें वह उसको मार गिराता है, पर इस लड़ाई में वह बुरी तरह घायल हो जाता है। अंत में मैन उसे मार गिराता है। तभी मैन के सामने खूंखार प्राणियों की एक बच्ची आती है। मैन उसे मासूम समझकर अपना चाकू नीचे कर देता है, पर वह बच्ची अचानक अपने भाले से मैन की गर्दन काट देती है और उसे खाना शुरू कर देती है। बावर के रिएक्टर चालू कर देने से जहाज़ को बिजली मिल जाती है जो ब्रिज का दरवाज़ा खोल देती है। पेटन खुश होता है कि बावर सफल हो गया, लेकिन फिर वह पाता है कि गैलो अपने पॉड से भाग गया है। गैलो पेटन पर हमला करता है और वे बंदूक के नियंत्रण के लिए लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान उनके हाथ आपस में मिल जाते हैं। ये दिखाया जाता है कि पेटन वहाँ अकेला है और खुद से ही लड़ रहा है। पेटन सुई को अपने पैर में घोंप लेता है। वहीं दूसरी ओर लेलैंड भी अपनी जान बचाकर तेजी से भाग रहा था, जबकि बावर और नाड़िया भी उसके पीछे थे। लेलैंड ने उन्हें रास्ते में कैद कर दिया और खुद भाग निकला। तभी लेलैंड कमांड सेंटर में पहुंच जाता है। पेटन तुरंत सुई बंदूक को लेलैंड की आंख में मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर खूंखार प्राणी बावर और नाड़िया का पीछा कर रहे थे। बावर और नाड़िया दरवाज़ा खोलकर किसी तरह भागकर पेटन के कमरे तक पहुंच गए, जहां उन्हें लेलैंड बेहोश पड़ा हुआ मिला। वहां से वे दोनों कंट्रोल रूम आ गए, लेकिन पेटन उन्हें कहीं नज़र नहीं आता। बावर कंप्यूटर में देखता है कि उसमें डेटा कैलकुलेट हो रहा है जो उन्हें बताएगा कि वे पृथ्वी से कितने साल पहले निकले थे। डेटा प्रोसेस हो ही रहा था कि पेटन एक कुर्सी पर बैठा नजर आया। रिएक्टर ढूंढते वक्त बावर ने पेटन की पत्नी का स्लीपिंग पॉड देखा था, जिससे उसे पेटन और उसके परिवार की याद आ गई थी। बावर को अब समझ में आ गया था कि जिसे वह पेटन समझ रहा था वह असल में कोई और था। बावर ने उससे पूछा, कौन हो तुम? इस पर उस बहरूपिया अपना सच बताते हुए कहता है कि वह कॉर्पोरल गैलो ही है, जिसने स्पेसशिप पर खूनी खेल की शुरुआत की थी। मैं सालों तक खूनी खेल खेलता रहा। उस वक्त मैं जवान था। उम्र बढ़ने के साथ साथ मैं इस खेल से बोर होने लगा। मैंने स्लीपिंग पॉड में वापस जाने की सोची, लेकिन उससे पहले मैंने असली लेफ्टिनेंट पेटन को मार दिया और खुद उसकी जगह ले ली और उसके पॉड में जाकर सो गया। जब मैं जागा तो मैं सब भूल चुका था। मैं खुद को पेटन समझ बैठा। मुझ में धीरे धीरे पेंडोरम छाने लगा, जिससे मुझे हेलुसिनेशन होने लगा, जिसमें मैं खुद को गैलो के रूप में देखता था। धीरे धीरे मुझे अपनी सच्चाई मालूम पड़ गई और मुझे अपने सारे बुरे काम याद आ गए। सोने से पहले जो मेरा मकसद अधूरा रह गया था, अब मैं उसे वापस पूरा करूँगा। गैलो की यह असलियत जानने के बाद बावर उससे पूछता है, हम लोग इस वक्त कहाँ हैं? गैलो स्पेसशिप की खिड़की के शील्ड्स खोल देता है। बावर देखता है कि आसमान में कोई तारा नहीं है, केवल गहरा अंधेरा है। गैलो उनसे कहता है कि वे अंतरिक्ष में खो गए हैं। यह सब देखकर बावर क्लॉस्ट्रोफोबिया से घबरा जाता है। वह महसूस करता है कि अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। बावर पर पेंडोरम का असर होने लगता है। अब गैलो इतना पैरानॉइड हो गया था कि वह एंटी ह्यूमैनिस्ट बन गया था, क्योंकि मानव सभ्यता ने जनसंख्या वृद्धि से पृथ्वी के संसाधनों को बर्बाद कर दिया था। उसने मान लिया था कि जंगली जीवन की तरह जीवन जीना ही सभी के लिए सही है। वह अब बावर को अपनी बातों से बहकाता है। वह बावर से कहता है कि जहाज़ के साथ वे एक नई दुनिया बना सकते हैं, लेकिन एक जंगली आदिम की तरह जीकर, जैसे वे खूंखार आदमी हैं। बावर और नाड़िया जब आसमान में देखते हैं तो वे देखते हैं कि बाहर कुछ अजीब जीव तैर रहे हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि स्पेसशिप स्पेस में नहीं बल्कि पानी के नीचे है। तभी कंप्यूटर अपनी कैलकुलेशन पूरी कर लेता है। कंप्यूटर का डेटा बताता है कि स्पेसशिप को पृथ्वी से निकले 923 साल हो चुके हैं। दरअसल उनका स्पेसशिप समयानुसार टेनिस ग्रह में समंदर में लैंड हो चुका था और वे सब इतने लंबे समय से समंदर के अंदर ही थे। स्पेसशिप पर मौजूद खूंखार प्राणी पैसेंजर्स नहीं बल्कि उनके वंशज थे। शुरुआती पैसेंजर्स पेंडोरम से पागल होकर गैलो द्वारा सिखाए गए शिकार का खेल खेलने लगे थे। गैलो खुद हाइपर स्लीप में चला गया, लेकिन पागल पैसेंजर्स ने खेल जारी रखा।
फीडिंग ट्यूब से दिए गए एंजाइम्स की वजह से उनका विकास तेजी से हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी वे स्पेसशिप के अंधेरे माहौल में ढल गए। उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई, लेकिन उनकी सुनने और सूंघने की शक्ति तेज हो गई। शारीरिक क्षमताएं भी विकसित हो गईं और वे स्लीपिंग पॉड में मौजूद लोगों को खाने लगे। आज 923 साल बाद भी उन पैसेंजर्स के वंशज यानी वे खूंखार प्राणी लोगों का शिकार कर रहे हैं। इसी बीच गैलो फिर बावर पर हमला करता है, लेकिन नादिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी चोट के कारण वह कमज़ोर पड़ जाती है। गैलो उसी के चाकू से उस पर हमला करता है। बावर, जो अभी भी भ्रमित है, एक कंपार्टमेंट पर गोली चलाता है, यह सोचकर कि वहाँ एक खूंखार जीव आ रहा है, जिससे एक टुकड़ा खिड़की में दरार डाल देता है। नादिया बावर को पुकारती है, जिससे वह अपने भ्रम से बाहर आ जाता है, इससे पहले कि खिड़कियाँ पानी के दबाव से टूट जाएं और जहाज़ में पानी भर जाए। बावर और नादिया भाग जाते हैं, जबकि गैलो और सारे खूंखार नरभक्षी पानी में डूब जाते हैं। बावर और नादिया अपनी जान बचाकर बावर के पॉड की ओर भागते हैं। वे दोनों अंदर घुस जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं, लेकिन इतने में बहुत सारा पानी पॉड में भर जाता है। बावर नादिया को अपना एयर मास्क देता है, जबकि वह खुद लगभग डूब रहा होता है। पॉड महासागर की सतह से बाहर निकलता है। बावर और नादिया दोनों सुरक्षित अपने पॉड से महासागर की सतह से बाहर जीवित निकल आते हैं और एलियन ग्रह के चारों ओर देखते हैं। जहाज़ में एक हुल ब्रीच के कारण बाकी सभी पॉड को इजेक्ट कर देता है, जिसके कारण सभी बचे हुए पॉड्स भी महासागर की सतह से बाहर आ जाते हैं, जिसमें से बचे हुए लोग जागने लगते हैं। इस प्रकार टेनिस ग्रह पर पहले वर्ष 1213 मानव हैं, तैयार हैं मानव जाति की नई शुरुआत करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी पंडोरम की रोमांचक और रहस्यमयी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और भी दिलचस्प फिल्म की कहानियाँ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल टेल्स बाय संदीप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।